नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम लोग जो 25 तारीख को आपको मंडी बोर्ड का पेपर है उसमें से 10 नंबर का जो पोर्शन है कृषि वाला, जो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है, उसके बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं, जो आपके मंडी बोर्ड के पेपर में इसी प्रकार का सवाल आएगा, इसी लेवल का सवाल आएगा। ये सारे सवाल जो हैं वो आपके वर्तमान व्यापम के पैटर्न को देखते हुए तैयार किया है मैंने, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरा देखना है। सबको अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वीडियो कैसा लगा, एमसीक्यू कैसा लगा, आप सबको नीचे कमेंट करके बताना है। वीडियो को जरूर लाइक करना है अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोग का 25 तारीख को एग्जाम है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि इसमें से ये वाला जो पोर्शन है आप पहले पढ़ चुके होंगे, है ना। इसी लेवल का पेपर आएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ चुके हैं और अगर नहीं पढ़े हैं तो सीजीपीएससी नॉलेज ऐप डाउनलोड करिए हमारा, वहां पर एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12-13 क्लास में, ये पूरा 13 क्लास के आसपास है, पूरा खत्म हो जाएगा ये एग्रीकल्चर। आपसे एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है उसको देखने के बाद, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा वीडियो को पॉज करके। कृषि लागत और मूल्य आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ना, इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा। कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन कौन सा है ये बताना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुई थी। इसका पूर्व नाम कृषि मूल्य आयोग था। वर्तमान अध्यक्ष विजय पाल शर्मा है या सदस्य सचिव नवीन पी सिंह है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखो सीएसीपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को इंग्लिश में बोलते हैं सीएसीपी, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल एंड कॉस्ट प्राइजेस। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का काम क्या है, ये केंद्र सरकार को समर्थन मूल्य की सिफारिश करती है। सीएसीपी जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करती है, जैसे कि फूड डिपार्टमेंट, खाद्य विभाग, बीज विकास निगम, सबसे कोऑर्डिनेट करके ये डिसाइड करती है उत्पादन वगैरह को देखते हुए कितना उत्पादन हो रहा है, कितना मांग है किसी चीज़ का। अगर समर्थन मूल्य डिसाइड, जैसे धान का समर्थन मूल्य डिसाइड करना है, उसका उत्पादन कितना है, उसके मांग कितनी है, उस पर किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उतने में कृषि को बढ़ावा भी देना है ना उसकी फसल के उत्पादन को, तो उन लोग को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, सरकार को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को देख कर तय करके ये सिफारिश करती है किसको, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को जो सिफारिश करती है, केंद्र सरकार की एक समिति होती है जिसको कहते हैं आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ठीक है। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है वो एमएसपी पे अंतिम निर्णय लेती है कि जो सीएसीपी द्वारा अनुशंसित जो एमएसपी है वो सही है कि नहीं है, उस पर आगे पीछे कर सकती है। और उसके बाद आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अंतिम निर्णय लेती है और केंद्र सरकार को बोलती है, और केंद्र सरकार जो है वो एमएसपी जारी करती है। याद रखना, पेपर में दोनों सवाल पहले भी आ चुका है पीएससी में, कौन सिफारिश करती है और आर्थिक और कौन अंतिम निर्णय लेती है। तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है वो अंतिम निर्णय लेती है। अब समझ में आ गया सीएसीपी क्या होता है। अब देखिए इसमें कौन सा कथन असत्य है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुई थी, ये बिल्कुल सही कथन है। स्थापना याद रखिएगा हर आयोग का। इसका पूर्व नाम कृषि मूल्य आयोग था। कृषि मूल्य आयोग नहीं था, इसका पूर्व नाम कृषि बीमा आयोग था, ठीक है। इसका पूर्व नाम था कृषि बीमा आयोग। तो ये गलत कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमको पूछा है असत्य कौन सा है, तो हमारा आंसर यही आएगा, है ना। बाकी सी, इसके वर्तमान अध्यक्ष विजय पाल शर्मा, ये बिल्कुल सही कथन है, और सदस्य सचिव नवीन पी सिंह है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा, आप लोग को मजा आएगा। दूसरा, कृषि लागत और मूल्य आयोग एमएसपी की सिफारिश करते समय निम्न शर्तों को ध्यान में रखता है। किन शर्तों को ध्यान में रखता है बोल रहा है। अब ध्यान देखिएगा कौन सा कथन सत्य है। उत्पादन लागत पर 50% का न्यूनतम मार्जिन, मांग और आपूर्ति या उपयुक्त सभी। किस चीज को ध्यान रखता है, किस शर्त को ध्यान रखता है। तो देखिए उत्पादन लागत को ध्यान रखता है कि भाई उत्पादन, जैसे धान है, धान के उत्पादन में किसानों को कितना खर्चा है, उसी के हिसाब से तो न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड होगा ना, तो ये ध्यान रखता है। दूसरा, उत्पादन लागत पर 50% का मार्जिन होना चाहिए, मतलब वो लोग को उत्पादन का जो लागत लगा है उस पर फायदा भी होना चाहिए 50% का। मांग और आपूर्ति, जो जिस पर एमएसपी डिसाइड करना है उसके मांग कितनी है मार्केट में, उसका आपूर्ति कितनी हो पा रही, उसके हिसाब से एमएसपी डिसाइड किया जाता है ना। और तो ये तीनों सही है, तो क्या आ जाएगा आंसर, उपयुक्त सभी। डी आंसर आएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। सबसे पहले देखते हैं नाबार्ड क्या है। नाबार्ड मैं जितना एक्सप्लेन कर सकता हूं वो करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण
अवसंरचना ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो सरकार जो है वो ऋण देती है, ये नाबार्ड जो है वो किसके लिए ऋण देती है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऋण देती है ना। तो कृषि से संबंधित जो अवसंरचना विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना है, सिंचाई सुविधा विकसित करनी है और डैम वगैरह बनाना है, उसके लिए जो है नाबार्ड जो है वो ऋण देती है। अब देखो कैसे ऋण देती है। तो ये क्या कर रहा है, किसके तहत जो है वो उसकी स्थापना की गई है, किस अधिनियम के तहत? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1983, 1984 या 1985, किसके अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा ए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत इसकी स्थापना की गई है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, किस किस चीज के लिए लोन देती है वो ध्यान रखना है। आगे और क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा। और मैं चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो ये वाला चौथा नंबर का क्वेश्चन है, नाबार्ड संशोधन विधेयक 2017 में केंद्र सरकार को अधिकृत पूंजी कितने तक बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? देखो शुरुआत में जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1981 में, तो इसकी शुरुआत की जो पूंजी थी, ये भी पेपर में आता है, 100 करोड़ रुपए थी। अधिकृत पूंजी 100 करोड़ का मतलब क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल 100 करोड़ था, इसका मतलब इतने करोड़ का नाबार्ड जो है वो शेयर बेच सकता था, है ना। उसके पास उतना कैपिटल था, उससे ज्यादा नहीं हो सकता था। बाद में इसको बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिया गया, 5000 करोड़। और वर्तमान में 2017 में इसमें संशोधन हुआ है। अब अधिनियम है तो संशोधन होगा ना। तो लेटेस्ट जो है वो 30,000 करोड़ तक इसका पेड अप कैपिटल है, मतलब इसका जो ये अधिकृत पूंजी है, मतलब इसके पास इतने का शेयर जो है वो इसका गया हुआ है मार्केट में। तो यहाँ पर 30,000 करोड़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्तमान में अपडेटेड 2017 के आधार पर, है ना। तो इसका आंसर है डी, 30,000 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, नाबार्ड निम्न में से कौन सा ऋण प्रदान नहीं करता? तो बहुत अलग अलग प्रकार के ऋण देता है नाबार्ड, कौन सा ऋण प्रदान नहीं करता? तो अब देखो, पुनर्वित्त लघु अवधि ऋण, दीर्घ अवधि ऋण, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, प्राकृतिक आपदाओं पर ऋण। तो देखो 3 प्रकार का ऋण होता है, एक तो लघु अवधि ऋण, मध्यम अवधि ऋण और दीर्घ अवधि ऋण। लघु अवधि ऋण वो होता है जो 15 महीने से कम समय के लिए दिया जाता है, 15 महीने तक के समय के लिए। मध्यम अवधि ऋण 15 माह से 5 साल के लिए दिया जाता है, और दीर्घ अवधि ऋण 5 साल से ज़्यादा, 5 साल से 10 साल के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर पुनर्वित्त लघु अवधि ऋण प्रदान करता है नाबार्ड, दीर्घ अवधि ऋण भी प्रदान करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का तो इसका काम ही है, तो उसके लिए तो निधि प्रदान करता ही है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए ऋण प्रदान नहीं करता नाबार्ड जो है वो, है ना। तो इसमें कौन से किसके लिए ऋण प्रदान नहीं करता आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा डी, प्राकृतिक आपदाओं के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है ना। चलिए आगे देखते हैं। नाबार्ड ने किसके सहयोग से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? किसान क्रेडिट कार्ड का काम क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो किसान हैं वो ऋण लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेते हैं, 1 साल में उनको उस पैसे को जमा करना रहता है। अब तो 0% ब्याज दर पर ऋण लिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, है ना। 2014 से चालू हुआ, वो भी याद रखना। तो यहाँ पर उनको देना पड़ता है, 1 साल में वापस करना पड़ता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है नाबार्ड ने आरबीआई के साथ। आगे 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई? किसान जुलाई 1997, अगस्त 1997, अगस्त 1998 और मई 2000। तो अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। ये क्या है मैं बता चुका हूं आपको, तो ये आपका आएगा आंसर सी आ जाएगा, अगस्त 1998। नगदी फसलों का समूह है धान, चना, गेहूं, बी है गन्ना, तंबाकू, अफीम, सी है अरहर, उड़द, मूंग और गन्ना, सरसों, मक्का। चलो आंसर दो, क्या आएगा नगदी फसलों का समूह? तो नगदी फसलों के समूह में आंसर आ जाएगा, देखो नगदी फसल क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। ऐसे कैश क्रॉप्स बोलते हैं। नगदी फसल वे फसल होते हैं जो उत्पादन, जिसका उत्पादन व्यापार के लिए किया जाता है, बिजनेस पर्पज से किया जाता है। उसको खेतों से काट कर सीधे मार्केट में ले जाके बेच दिया जाता है, उसको कोई प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ता है ना। वो डायरेक्ट जो है वो मार्केट में बेचा जा सकता है। तो ये धान तो खरीफ फसल है, रबी फसल तो क्या बोलते हैं, नगदी फसल तो है ही नहीं। इसमें देखो गन्ना, तंबाकू और अफीम, ये तीनों जो हैं वो क्या है, नगदी फसल हैं। ये कैश क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। बाकी अरहर, उड़द, मूंग भी नहीं है, गन्ना, सरसों, मक्का, ये तो गन्ना, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आपको देखना है ना, तो गन्ना, तंबाकू और अफीम, ये सब, ये तीनों जो हैं वो क्या है, नगदी फसलों का समूह है। याद रखिएगा, बी आंसर आ जाएगा। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, काली धान की कृषि से, पेट्रोलियम उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। कृष्ण क्रांति का संबंध जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से है, कृष्ण क्रांति का संबंध। ठीक, चलिए
10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप निम्न में से किसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है? क्षेत्रीय विषमताओं में, अंतः व्यक्तिक विषमताओं में, गेहूं की उत्पादकता में, दालों की उत्पादकता में। उच्च किस्म की हाई यील्ड वेराइटी, HYV सीड्स बोलते थे उसको। जब हरित क्रांति लागू हुआ तो हाई यील्ड वेराइटी की जो अति उत्पादकता वाली उच्च किस्म की जो बीज है उसको वृद्धि किया गया था, जिससे गेहूं के उत्पादन में क्या हुआ था? वृद्धि हुआ था। तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक, इसी के लिए लागू किया गया था, खाद्य का संकट आ गया था उस समय इसलिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को लागू करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को ही कहा जाता है ई नाम। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत कोई भी कृषक जो है अपनी कृषि से संबंधित कोई प्रोडक्ट को वहां पर इस पोर्टल में, ई नाम पोर्टल है, वहां पर रजिस्टर कर सकता है, तो उसको एक मार्केट मिल जाता है। जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट है, वहां पे आप अपना प्रोडक्ट डालोगे तो कुछ चार्ज लेती है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, और वहां पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। वैसे कृषि से संबंधित चीजों को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नाम बोला जाता है इसी को। तो कौन सा है लागू करने की सबसे बड़ी संस्था? लघु कृषक व्यापारी संघ, राज्य कृषि बाजार संघ, राष्ट्रीय कृषि व्यापार संघ या मध्य कृषि कृषक सहकारी संघ। ठीक, तो यहां पर आप देखिए राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को लागू करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है बताइए? तो यह है, इसका आंसर आ जाएगा लघु कृषक व्यापार कृषि व्यापारी संघ। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा? ए, लघु कृषक कृषि व्यापारी संघ। आगे देखते हैं, 12वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम चरण के दौरान कितनी मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है? 2, 3, 5 या 4? तो यहां पर प्रथम चरण के तहत देखो टोटल भारत देश में 585 कृषि मंडियों को अभी तक राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। 585, जिसमें से छत्तीसगढ़ का पूछ रहा है आप लोग को कितनी मंडियों को यहां पर छत्तीसगढ़ में, तो यहां पर तो 5 मंडियों को आएगा। कौन कौन सी मंडियां हैं उनके नाम देखिए आप। एक तो है भाटापारा, राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद और नवापारा। राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कवर्धा, कुरुद, भाटापारा, एक 4 हो गया, और एक है नवापारा, राजीव नवापारा वाला। तो ये 5 मंडियों को जोड़ा जा चुका है पहले चरण के दौरान। ठीक, चलिए 13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? अब एपीडा देखो, एपीडा, ठीक, एपीडा जो है वो क्या काम करने का काम करता है? आपको प्रोसेस्ड फूड जैसे कि जो डेयरी उत्पाद हैं उसके पैकेजिंग का काम करता है। पैकेजिंग के लिए अगर कोई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो वो एपीडा जो है उसको अच्छे से चलाने का काम करता है, ताकि आपको गुणवत्तापूर्ण चीजें मिल सकें। बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती है, चीनी है, शहद है, ये सब जो है इसके प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चरल यहाँ पर है ना, प्रोसेस्ड फूड है ना, तो यहाँ पर प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोसेस्ड फूड है, ठीक, उसको डेवलप करने का काम करता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक तरीके से कह लेंगे तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसको एक तो प्रोसेस्ड फूड जो होता है जैसे कि गाय का दूध है उसको है ना, उसके पैकेजिंग का काम देखेगा, उसकी गुणवत्ता को मेंटेन करने का काम देखेगा, उसको अगर एक्सपोर्ट करना है तो वो काम जो है वो एपीडा देखता है, कोऑर्डिनेट करता है, ये एक संस्था है ना। तो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? कृषि मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 14वां, एपीडा का संबंध उपयुक्त में से किससे नहीं है? किससे नहीं है? अब बताओ, फल सब्जी तथा उसके उत्पाद। अब कौन कौन सी चीजों पे काम नहीं करता है, किस चीज पे काम नहीं करता है? तो फल सब्जी और उसके उत्पाद, डेयरी उत्पाद, पशुधन, गुड़ और चीनी उत्पाद। तो यहाँ पर फल सब्जी तथा उनके उत्पाद पर काम करता है, इसकी ही प्रोसेस को तो मतलब इसके पैकेजिंग वगैरह करता है, इसके गुणवत्ता नियंत्रण करता है। डेयरी उत्पाद मैंने बताया ही, गुड़ और चीनी उत्पाद भी है। पशुधन से संबंधित उसका काम नहीं है, पशुधन को पैकिंग करके नहीं भेजता वो, पशुधन की गुणवत्ता के लिए उतना काम नहीं करता है। उसके जो पशुधन से संबंधित जो उससे दूध है, दही है, वो सब चीजों को, डेयरी उत्पादों को पे काम करता है, पशुधन पे काम नहीं करता है वो, है ना। तो यहाँ पे सी आ जाएगा आंसर। 15वां नंबर का क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा देश के कितने मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया? अभी अभी बताया था 500, 585, 685 या 600, 585, टोटल 585 को जोड़ दिया गया है। 16वां है बीज विकास निगम का गठन कब किया गया? बीज विकास निगम किसके लिए है भाई? बीज विकास निगम जो है वो प्रमाणिक बीज जो उत्पादन होता है, ठीक है, प्रमाणित बीज जो है मतलब कि जो हाई क्वालिटी का जो बीज है उसका जो उत्पादन होता है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। बीज विकास निगम के माध्यम से उसकी खरीदी की जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि मार्कफेड के माध्यम से धान की खरीदी की जाती है, तो बीज विकास निगम के माध्यम से उसकी खरीदी की जाती है। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2004, 5 जुलाई 2000, 7 जुलाई 2004, 1 जून 2014 बीज विकास निगम का गठन किया गया था। बी आएगा आंसर इसका 5 जुलाई 2000 सन। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 1 मिनट, इसका आंसर थोड़ा करेक्ट करिएगा, 7 जुलाई सन 2004। सी आएगा इसका आंसर, बीज विकास निगम का गठन किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां नंबर। बीज विकास निगम के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य निगम या मंत्रिमंडलीय समिति? तो बीज विकास निगम के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्य सरकार। ठीक, बी आंसर आ जाएगा इसका। बीज विकास निगम की प्रमुख शाखा है विपणन शाखा, बीज संसाधन या उपार्जन शाखा, जैव उर्वरक या उपयुक्त सभी। तो यहां पर तीनों प्रकार की शाखा इसमें है। ठीक है, ये 3 प्रकार की शाखा इस पे काम करती है। तो एक तो विपणन शाखा है, एक तो आपका बीज संसाधन शाखा है, जैव उर्वरक सभी शाखा है ना। 19वां नंबर का क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मोटो क्या है? सूत्र वाक्य मतलब देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसके तहत कृषि से संबंधित योजनाओं को फंडिंग किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि टोटल 99 परियोजनाएं हैं भारत देश की टोटल, जिसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई परियोजनाएं हैं, उसको केंद्र के द्वारा पैसा पहुंचाया जा रहा है, पैसा फंडिंग किया जा रहा है ना। उसमें से छत्तीसगढ़ की 3 योजनाएं सम्मिलित हैं, अभी बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें, है ना। तो यहाँ पर इसका मोटो क्या है? तो अब इसका देखो रेशियो भी समझो कि भाई केंद्र सरकार जो है वो अगर कहीं मैदानी इलाके में जो राज्य है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सब है, तो उनको 75%, 75 रेशियो 25 है, 75% जो भी फंड लगेगा उसका केंद्र सरकार देती है, 25% जो है वो राज्य सरकार वहन करती है कृषि से संबंधित योजनाओं में। और जो पूर्वोत्तर राज्य है, पहाड़ी राज्य, उनमें 90 और 10 का रेशियो है, 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार। तो यहाँ पर क्या बोला, उसका मोटो क्या है पूछ रहा है? हर जिले को, है ना, हर जिले को पानी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पानी है ये, पानी, हर गांव को पानी, हर कस्बे को पानी, हर खेत को पानी। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है, डी ऑप्शन, हर खेत को पानी। ठीक, चलिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस परियोजना को शामिल नहीं किया गया है? जब भी नहीं आता है ना तो ऐसा आंसर लगा लिया करो, बहुत लोग से, स्टूडेंट लोग से गलती हो जाता है। तो यहाँ पर नहीं किया गया है केलो परियोजना, महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना, खारंग परियोजना यानी मनियारी परियोजना। ये मनियारी परियोजना है, मनियारी। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो मैं क्या बताया, पूरा भारत में 99 परियोजनाओं को शामिल किया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ की 3 परियोजनाएं, केलो, खारंग और मनियारी, ये 3 परियोजनाओं को छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार तो पहले से फंड प्रोवाइड कर रही थी इन 3 योजनाओं को। अब केंद्र सरकार भी क्या करेगी, 75% फंडिंग केंद्र सरकार करेगी जो भी खर्चा आएगा इस योजना में, और 25% राज्य सरकार करेगी। 75-25 का रेशियो रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, नहीं शामिल किया गया, महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना को शामिल नहीं किया गया है। ठीक, याद रखना है। 21वां नंबर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के बीच हिस्सेदारी का अनुपात, जो मैदानी इलाका है 75-25, जो उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य है 90-10। ये तो बताया था मैं अभी। 22वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBI है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिसूचित फसलों में क्या सम्मिलित नहीं है? इसके तहत अधिसूचित किया गया है कि इस फसलों में जो प्राकृतिक आपदा आएगी उसके तहत बीमा का कवर दिया जाएगा। जैसे गाड़ी का बीमा करवाते हो ना आप लोग, तो उसमें लिखा रहता है कि भाई इसमें मिरर टूटेगा तब देंगे, इसका डैशबोर्ड टूटेगा तब इतना पैसा देंगे, और कुछ कुछ चीजें कवर नहीं रहती। वैसे ही फसल का भी बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, तो वो उसके तहत क्या शामिल नहीं है? मक्का, सोयाबीन, अरहर, सूरजमुखी। क्या आएगा इसका आंसर बताओ? इसका आंसर आ जाएगा सूरजमुखी। मक्का, सोयाबीन, अरहर, इन तीनों के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है इसके तहत। और मूंगफली, मूंग, उड़द, चना, मूंगफली, मूंग, उड़द, चना, इन सब के भी बीमा कवर में शामिल है, लेकिन सूरजमुखी शामिल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, इसका आंसर आ जाएगा सूरजमुखी।
बाकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो बीमा कवर देता है फसलों के लिए। अगर कहीं ओले पड़ गए, अब उसका अलग अलग कंडीशन है, बारिश नहीं हुआ, बाहर में अगर कहीं रखे हैं खेत में फसल को काट कर और बहुत ज़्यादा पानी गिर गया, तो उस समय बीमा कवर प्रदान करता है। ठीक, चलो 23वां नंबर का क्वेश्चन है, शाकंभरी योजना के तहत कौन सा किसान पात्र नहीं है? कौन से किसान, किस प्रकार के किसान पात्र नहीं है? तो यहाँ पर देखो, शाकंभरी योजना भी सिंचाई से संबंधित योजना है। सीमांत किसान, लघु किसान, मध्यम किसान और अर्ध मध्यम किसान। तो यहाँ पर देखो, पहले तो किसान कितने हैं, तो देखो सीमांत किसान मतलब वो किसान जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है। लघु किसान वो किसान है जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है। उसके बाद मध्यम किसान आते हैं जिसमें 2 से 4 हेक्टेयर भूमि है, और दीर्घ किसान आते हैं, बड़े किसान जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर भूमि है। यहाँ पर मध्यम किसान और अर्ध मध्यम किसान, 2 प्रकार के किसान जो है इसके लिए पात्र नहीं है। सीमांत और लघु किसान को शाकंभरी योजना का फायदा दिया जाता है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 3 और 4 नहीं है पात्र, तो आंसर आ जाएगा सी, शाकंभरी योजना के तहत सिंचाई से संबंधित परियोजना है शाकंभरी योजना। 24वां है, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चावल अनुसंधान संस्थान कटक, राजमुंद्री, कोयम्बटूर और कोच्चि। चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में स्थित है। 24 का आ जाएगा आंसर ए। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाला क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान याद करना पड़ेगा, सारे अनुसंधान संस्थान को याद करके रखना। 25वां नंबर का क्वेश्चन है, सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, महाराष्ट्र, कश्मीर या राजस्थान? सरसों का सर्वाधिक उत्पादक, बताओ इसका आंसर बताओ। इसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है राजस्थान, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 26वां नंबर का क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव कीजिए। क्रांति का नाम दिया हुआ है एक साइड, और एक साइड दिया हुआ है जनक। यहां पे देखो, पीली क्रांति, पीली क्रांति के जनक है सैम पित्रोदा। सुनहरी क्रांति, इसके जनक है निरपक टूटेज। लाल क्रांति, इसके जनक है विशाल तिवारी, विशाल तिवारी। और नीली क्रांति, इसके जनक है अरुण कृष्णन। तो इसमें सही कथन का चुनाव कीजिए दिया है। ठीक, तो यहां पर सही कथन है नीली क्रांति, अरुण कृष्णन, क्योंकि ये तो गलत है, ये भी गलत है। देखो पहले इसका देखते हैं, पीली क्रांति निरपक टूटेज नहीं है, सैम पित्रोदा है। ठीक, तो ये सही है, सही जोड़ी नहीं मिलाना इसमें, इसमें सीधा सीधा बताना है कि गलत कौन सा कथन है। तो पीली क्रांति निरपक टूटेजा नहीं है, इसलिए गलत है, सैम पित्रोदा है। सुनहरी क्रांति का निरपक टूटेजा है, ये गलत हो जाएगा। लाल क्रांति के कौन है? दुर्गेश पटेल नहीं है, विशाल तिवारी है। नीली क्रांति के अरुण कृष्णन है, इसलिए इसमें बोल रहा है सही कथन का चुनाव कीजिए, तो डी आएगा इसका आंसर, अरुण कृष्णन। बाकी पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति आप देखेंगे बागवानी फसल के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो ये सब भी याद रखना है आपको, इस तरीके का सवाल आ सकता है। 27वां नंबर का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक्वापोनिक्स खेती का फॉर्म कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई। एक्वापोनिक्स कृषि क्या होता है? एक्वापोनिक्स खेती के तहत क्या होता है कि एक टैंक बनाया जाता है, उस टैंक में मछली को छोड़ दिया जाता है। मछली, पानी भर दिया जाता है टैंक में, उसमें मछली को छोड़ दिया जाता है। मछली का जो मल होता है उसमें अमोनिया की मात्रा होती है। पानी में क्या मिल जाता है? अमोनिया, जो उर्वरक का काम करता है फसलों के लिए। अब उसमें क्या क्या फसलों की जड़ों को डाल दिया जाता है उस पानी में, मछली को निकाल के फसलों के पानी में डाल दिया जाता है। किसको? फसल को। फसल उगाया जाता है बहुत बड़े मात्रा में, अमोनिया के कारण फसल को उर्वरक प्राप्त होता है, फसल उग जाता है। और उसके बाद वो पानी को फेंका नहीं जाता है, पानी में धीरे धीरे करके अमोनिया की मात्रा जब कम होती है तो फिर से क्या किया जाता है, उस पानी को निकाल दिया जाता है, और दूसरे टैंक में जो मछलियों को डाला जाता है वहाँ पर भी अमोनिया रहता है। तो वो मतलब उस मछली को निकाल के क्या करेंगे, दूसरा टैंक में डाल देंगे, तो पानी अमोनिया युक्त पानी को उसमें फिर डाल दिया जाता है, उस पानी को रिसाइकल कर दिया जाता है। तो उस प्रकार की खेती को कहा जाता है एक्वापोनिक्स खेती। सबसे बड़ा फॉर्म इसका है बेंगलोर में, सी आंसर आएगा। ठीक, चलो 28वां नंबर का क्वेश्चन, किस कृषि को कर्तन दहन खेती के नाम से जाना जाता है? कर्तन दहन, कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जला देना, काट के जला देना। बागवानी कृषि, निर्वाह कृषि, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि। देखो निर्वाह कृषि जो होती है ना, उसको कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। इसके तहत क्या किया जाता है, एक जगह पर अगर आप फसल ले लिए तो उसको काट दिया जाता है, फसल को काट के जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो राख रहता है उसको उसी खेत में छींच दिया जाता है। वो राख जो है ना, जलाने से राख वो जो है वो उर्वरक का काम करता है।
वो उसको बोलते हैं कर्तन दहन खेती। तो कर्तन दहन खेती जो है उसका दूसरा नाम है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि से इतना मतलब 2 वक्त की रोटी किसानों को मिल जाती है, बस इतना ही, मतलब ज़्यादा फायदा नहीं कमा पाते, लेकिन इसी प्रकार की खेती को कर्तन दहन खेती कहा जाता है। दूसरा नाम है निर्वाह खेती। 29वां नंबर का क्वेश्चन है, कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 10, 8, 3, 15। तो भारत को टोटल 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ को पूछेगा तो 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ये भी याद रखना। ठीक, 30वां नंबर का क्वेश्चन है, किस फसल के लिए उचित और गैर लाभकारी मूल्य तय किया जाता है? गेहूं के लिए, चना के लिए, जूट के लिए, गन्ना के लिए। उचित और गैर लाभकारी मूल्य दिया जाता है गन्ना के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य धान और भी बाकी फसलों के लिए दिया जाता है, लेकिन इसके लिए गन्ना के लिए उचित और गैर लाभकारी मूल्य प्रदान किया जाता है। टोटल अभी तक है ना, हाँ ये ध्यान रखना, इसी को डी आंसर आएगा। कौन सी क्रांति प्याज और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है? नीली क्रांति, काली क्रांति, गुलाबी क्रांति और धूसर क्रांति। 31वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आएगा आंसर इसका? इसका आंसर आएगा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल। बाकी नीली क्रांति तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए, ये धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति को आप लोग कमेंट करके बताना किससे संबंधित है। तो ये है 31वां नंबर का क्वेश्चन। 32वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन, एम.एस. स्वामीनाथन किस राज्य से संबंधित थे? एम.एस. स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हुआ है। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। ये जो है वो महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु से संबंधित थे। तो याद रखना इसको, तमिलनाडु से संबंधित थे। एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनका निधन हुआ है तो ये इनका पेपर में आ सकता है। 35वां नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति के भारत में लागू होने के समय भारत के योजना मंत्री कौन थे? चिदम्बरम सुब्रमण्यम, अशोक मेहता, बी शिवरमन और महेश दत्त। तो ये भारत के योजना मंत्री थे वहां पर प्रोफेसर अशोक मेहता। चिदम्बरम सुब्रमण्यम खाद्य और कृषि मंत्री थे। ठीक, तो याद रखिएगा इसको, इसका आंसर आ जाएगा बी, प्रोफेसर अशोक मेहता। तो ये 33 क्वेश्चन हम लोगों ने एग्रीकल्चर वाला किया है। अगर आपको इसी प्रकार का और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये इसके भी डिपेंड करता है कि अगला वीडियो कैसा मतलब आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके रिस्पांस के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी आपकी तैयारी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छी चल रही होगी। मंडी बोर्ड वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं, 1 हफ्ता मुश्किल से बचा है, 5-6 दिन आप लोग के लिए पेपर के लिए। जो पढ़े हैं आप केवल उसी को रिवीजन करिएगा, अलग से कोई चीज़ नहीं पढ़ना है आपको अब, है ना। जितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं अभी 2-3 दिन में कर लीजिए। लास्ट के 2-3 दिन में कोई ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिवीजन करना, जो पढ़े हो उसी को पेज पलटना है आपको। करंट अफेयर्स 10 नंबर का है, अच्छा खासा वेटेज है। व्यापम में करंट अफेयर्स इजी आता है, 1 लाइनर आता है। आप करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयारी करके जाइएगा तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा उसमें, है ना। और बाकी अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे चल रहा है, तो वो आपको ज्वाइन कर भी सकते हैं अगर जो इंटरेस्टेड हैं वो। बाकी 12, 13, 14 क्लास में मैंने पूरा एग्रीकल्चर कंप्लीट करवाया है ना। तो आप अगर एक दिन में 2-3 वीडियो देखेंगे तो 3-4 दिन में आपका वीडियो खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है पेपर, जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ईजी आ रहा है। तो आप इसी तरीके का 1 लाइनर क्वेश्चन को तैयार करेंगे, ज़्यादा जो है कथन कारण वाले सवाल पीएस मतलब व्यापम जो है वो देगा नहीं। तो इस तरीके से आप अपने इसको जारी रखेंगे तैयारी को। ठीक, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।